आयुर्वेद की दुनिया में कुछ जड़ी बूटियों को राजा का दर्जा दिया गया है। आज हम एक ऐसी ही औषधि की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं जिसे अभय यानी रोगों से निर्भय करने वाली कहा गया है। इसका नाम है हरीतकी। आज की हमारी ये जो चर्चा है वो सिर्फ पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों पर ही आधारित नहीं है, बल्कि इसमें हमने मॉडर्न बोटानिकल साइंस की जानकारी को भी शामिल किया है। हमारा मिशन एक तरह से इन दोनों को मिलाकर इस फल की पूरी कहानी को समझना है। बिल्कुल। इसकी दिव्य उत्पत्ति से लेकर इसके उन वैज्ञानिक गुणों तक जिन्होंने इसे हजारों सालों से वैद्यों और ऋषियों के लिए इतना अनमोल बना दिया है। और इसकी कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितना इसका असर। आप कल्पना कीजिए, स्वर्ग से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और उनसे इस चमत्कारी फल का जन्म हुआ। अच्छा, यहीं से इसकी महानता की शुरुआत होती है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटु में एक श्लोक भी आता है, हरि तकी हरेर गेहे जाता हिमवतौ गिरो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है हरित की भगवान हरि यानी विष्णु के घर हिमालय पर्वत पर उत्पन्न हुई। ओ, तो इसका नाम ही इसकी दिव्य उत्पत्ति का प्रमाण है। जी हाँ, हरि से उत्पन्न होने की वजह से ही इसे हरित की कहा गया। और ये अमृत की बूंदों वाली कहानी, वो तो बहुत ही आकर्षक लगती है। वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि एक बार देवराज इंद्र अमृत पी रहे थे और तभी उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। और उन्हीं से हरितकी का जन्म हुआ। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इसके जीवन देने वाले मतलब रसायन गुणों का एक काव्यात्मक वर्णन है। ये बताता है कि हमारे पूर्वज इसे सिर्फ एक फल नहीं बल्कि साक्षात अमृत का अंश मानते थे। तो इसका संबंध केवल विष्णु तक ही सीमित नहीं है, हमारे स्रोतों में तो भगवान शिव का भी जिक्र है। बिल्कुल, इसे शिवा भी कहा गया है क्योंकि ये भगवान शिव की तरह कल्याणकारी है। माना जाता था कि इसमें चेतना को बढ़ाने और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने की शक्ति है। अच्छा, इसीलिए प्राचीन योगी और ऋषि इसे सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि ध्यान और साधना में उन्नति के लिए भी इस्तेमाल करते थे। ये दिखाता है कि आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शारीरिक तंदुरुस्ती नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी है। सही बात है। और यही बात बौद्ध परंपरा में भी दिखती है, जहां हीलिंग बुद्धा की मूर्तियों में उनके हाथ में हरितकी होती है। हाँ, भैषज्य गुरु यानी हीलिंग बुद्धा के दाहिने हाथ में हरितकी की शाखा का होना इस बात का पक्का प्रमाण है कि लगभग 2000 साल पहले से ही इसका औषधीय महत्व कितनी दूर दूर तक फैला हुआ था। और इसे उपाधि भी दी गई थी। जी, तिब्बती चिकित्सा में इसे सर्वोच्च अमृत जो मानव मन को रोशन करता है और जड़ी बूटियों का राजा की उपाधि दी गई। वाकई, ये पौराणिक कहानियां और उपाधियां इसे एक देवीय दर्जा देती हैं। लेकिन इसके कई और भी नाम हैं। ऐसा क्यों है कि एक ही जड़ी बूटी को इतने नामों से जाना जाता है? क्योंकि इसके नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि इसके गुणों का एक कह सकते हैं रेज्यूमे है। हर नाम इसकी एक शक्ति को बताता है। जैसे एक श्लोक में इसके कई नाम गिनाए गए हैं। अभय विजया पथ्याचे पूतनामृता, हरितकी हेमवती कायस्था श्रेयसी शिवा। इसमें से अभय और विजय, इनका क्या मतलब है? देखिए, अभय का मतलब है जो भय से मुक्त करें। यहां भय है रोगों का। अच्छा, तो अभय का मतलब सिर्फ निडर होना नहीं है बल्कि एक ऐसी आंतरिक शक्ति पैदा करना है कि शरीर को रोग से डरने की जरूरत ही ना पड़े। एक तरह की जैविक आत्मनिर्भरता कह सकते हैं। और विजय? वो तो जैसा नाम से ही जाहिर है, जो रोगों पर विजय दिलाए। और पथ्य और कायस्थ, ये भी बहुत दिलचस्प नाम लग रहा है। पथ्य का अर्थ है जो शरीर के सभी स्रोतों या चैनलों के लिए अनुकूल हो, मतलब सबके लिए स्वास्थ्यकर हो। और कायस्थ का अर्थ है काया को स्थिर रखने वाली। ये उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करती है, शरीर को युवा बनाए रखती है। तो आप देख रही हैं, ये नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देते हैं। जय है। अब अगर हम स्वर्ग से उतरकर धरती पर इस पेड़ को ढूंढना चाहें तो इसे पहचानेंगे कैसे? असल में ये दिखता कैसा है? हरितकी एक मध्यम से बड़ा पतझड़ी पेड़ है। इसकी छाल गहरे भूरे रंग की होती है जो लकड़ी की पपड़ियों की तरह निकलती है। और इसकी पत्तियां? पत्तियां अंडाकार होती हैं और जो नई पत्तियां होती हैं उन पर नरम हल्के भूरे रंग के रोए होते हैं। अप्रैल मई के आसपास इसमें सफेद पीले रंग के फूल आते हैं जिनकी गंध थोड़ी तीखी होती है। और वो फल जो आयुर्वेद का अमृत है, उसकी सबसे खास पहचान क्या है?
अगर किसी को सूखा हुआ फल दिया जाए तो वो कैसे पक्का करे कि ये हरितकी ही है? बहुत अच्छा सवाल है। फल कच्चा होने पर हरा, पकने पर पीला भूरा और सूखने पर गहरा भूरा या काला हो जाता है। ठीक है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी और अचूक पहचान है फल पर लंबाई में बनी 5 प्रमुख धारियां। 5 धारियां। जी हाँ, ये धारियां सूखने पर और भी साफ हो जाती हैं। यही वो निशान है जिससे सूखे हरड़ की पहचान आसानी से की जा सकती है। ठीक है, तो हमने इसे पहचान भी लिया। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है। आयुर्वेद के महान ग्रंथ इसका उपयोग कैसे बताते हैं? आचार्य चरक ने तो यहां तक कहा है कि हरितकी मां की तरह देखभाल करती है। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरितकी। मतलब जिसके घर में माँ नहीं है उसकी माँ हरितकी है। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, क्योंकि जैसे मां कभी अपने बच्चे का अहित नहीं सोचती, वैसे ही हरितकी शरीर को सिर्फ फायदा पहुंचाती है। यह पाचन सुधारती है, शरीर से गंदगी निकालती है और ऊतकों का पोषण भी करती है। चरक संहिता इसे दीर्घायु देने वाली सर्वश्रेष्ठ औषधियों में गिनती है। और सुश्रुत संहिता में? सुश्रुत संहिता में घाव भरने में इसके लेप की बहुत प्रशंसा की गई है। और अगर हम आज के समय की बात करें तो कौन सी प्रसिद्ध आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है? यह अनगिनत दवाइयों का मुख्य घटक है। सबसे प्रसिद्ध तो है त्रिफला चूर्ण। हाँ, वो तो सबने सुना है। उसमें हरितकी, विभीतिकी और आंवला का मिश्रण होता है। हरितकी इसमें मुख्य रूप से पाचन तंत्र की सफाई और वायु को नियंत्रित करने का काम करती है। और इसके अलावा? इसके अलावा पाचन के लिए मशहूर अभयारिष्ट का मुख्य घटक भी अभया यानी हरितकी ही है। और खांसी जुकाम के लिए अगस्त्य हरितकी अवलेह ये एक बहुत ही प्रसिद्ध औषधि है। ठीक है, अब वो हिस्सा आता है जो मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित कर रहा है। हमने जान लिया कि ये क्या-क्या करती है, पर अब ये जानना है कि ये सब कैसे करती है। आयुर्वेद के रस पंचक के नजरिए से इसका विश्लेषण करते हैं। बिल्कुल। रस पंचक एक तरह से आयुर्वेद का फार्माकोलॉजी है। इससे हमें किसी भी द्रव्य का शरीर पर होने वाले असर का पूरा खाका मिल जाता है। इसमें 5 चीजें होती हैं, है ना? जी, रस, वीर्य, विपाक, गुण और कर्म। तो हरितकी के स्वाद यानी रस से शुरू करते हैं। यहीं पर हरितकी का जादू शुरू होता है। इसमें लवण यानी नमकीन रस को छोड़कर बाकी के 5 रस होते हैं, कसैला, मीठा, खट्टा, कड़वा और तीखा। 5 रस एक ही फल में? जी, जैसा कि एक श्लोक कहता है, पंचरसा लवणाच। लेकिन इसका जो मुख्य रस है वो कषाय यानी कसैला है। एक ही फल में इतने सारे स्वादों का होना बहुत ही दुर्लभ है। और इसका वीर्य मतलब इसकी शक्ति कैसी है, ठंडी या गर्म? इसका वीर्य उष्ण यानी गर्म है। इसे आप एक किचन की धीमी आंच की तरह समझ सकती हैं। ये उष्ण यानी गर्म होती है, जो आपके पाचन की आग मतलब जठराग्नि को इतना बढ़ा देती है कि खाना ठीक से पके, लेकिन इतना भी नहीं कि बर्तन ही जल जाए। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास लगता है। आपने कहा इसका वीर्य गर्म है, पर इसका पाचन के बाद का असर, जिसे विपाक कहते हैं, वो मीठा या पौष्टिक होता है। ये दोनों गुण एक साथ कैसे काम करते हैं? आमतौर पर गर्म चीजें तो शरीर को सुखाती हैं, पोषण नहीं देती। ये एक बेहतरीन सवाल है और यहीं हरितकी की खूबी छिपी है। इसका विपाक मधुर, मीठा होता है। इसका मतलब ये है कि भले ही ये शुरुआत में गर्म और रूखी लगती है, लेकिन जब ये पच जाती है तो इसका अंतिम प्रभाव शरीर पर पौष्टिक और निर्माण करने वाला होता है। अच्छा। ये एक साथ 2 काम करती है। पहले अपनी गर्मी से शरीर में जमा आम यानी विषैले पदार्थों को पकाकर साफ करती है और फिर अपने मधुर विपाक से ऊतकों को पोषण देती है। मतलब ये शरीर को कमजोर किए बिना उसकी शुद्धि करती है। तो ये सफाई भी करती है और पोषण भी देती है। अब इसके गुणों के बारे में बताइए। इसके 2 मुख्य गुण हैं, लघु, हल्का और रूक्ष, सूखा। लघु होने की वजह से ये आसानी से पच जाती है और शरीर में भारीपन नहीं लाती। और रूक्ष? इसका रूक्ष यानी सूखा गुण एक स्पंज की तरह काम करता है। अगर शरीर में कहीं भी फालतू नमी, बलगम या सूजन है तो ये उसे सोखकर शरीर को हल्का और साफ कर देती है। और अंत में इसका कर्म यानी एक्शन क्या है? इसके कई कर्म हैं, लेकिन सबसे प्रमुख है अनुलोमन। अनुलोमन, इसका क्या मतलब है? अनुलोमन का मतलब है शरीर के ट्रैफिक सिस्टम को ठीक करना।
अगर हवा यानी वात दोष गलत दिशा में जा रहा है, जिससे पेट फूलना या बेचैनी होती है, तो हरितकी उसे सही रास्ते पर यानी नीचे की तरफ ले जाती है। मतलब ये धक्का नहीं देती, बस रास्ता दिखाती है। बिल्कुल, इसीलिए ये एक सौम्य विरेचक है। इसके अलावा ये त्रिदोष घन है, यानी वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित करती है। ये एक उत्तम रसायन है जो उम्र को थामती है और चक्षुष्य है, यानी आंखों के लिए बेहद फायदेमंद है। हमने इसके 5 गुणों को अलग अलग समझ लिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हरितकी इन 5 के जोड़ से भी बढ़कर कुछ है। क्या इसमें कोई एक्स फैक्टर है? बिल्कुल, यहीं पर आयुर्वेद की प्रभाव की अवधारणा आती है। प्रभाव किसी जड़ी बूटी की वो विशेष अद्वितीय शक्ति है जिसे सिर्फ इन गुणों के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। ये उसका जादू है। और हरितकी का प्रभाव क्या है? इसका सबसे बड़ा प्रभाव है इसकी सार्वभौमिक अनुकूलनशीलता, जिसे इसके नाम अभय से जोड़ा गया है। अच्छा। गर्म और रूखी होने के बावजूद ये सही तरीके और सही अनुपान के साथ उपयोग करने पर किसी भी दोष को बढ़ाती नहीं है। जैसे अगर वात प्रकृति का व्यक्ति इसे घी के साथ लें, पित्त प्रकृति का व्यक्ति शक्कर के साथ लें और कफ प्रकृति का व्यक्ति शहद या सेंधा नमक के साथ लें, तो ये तीनों के लिए अनुकूल हो जाती है। जी, इसीलिए इसे अभय कहा गया, क्योंकि इसके सही इस्तेमाल में किसी दुष्प्रभाव का भय नहीं होता। ये तो कमाल है। मतलब एक ही औषधि को अलग अलग लोगों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। यही तो आयुर्वेद का विज्ञान है। इसका एक और प्रभाव है इसका सूक्ष्म गुण, जो इसे शरीर के गहरे ऊतकों और स्रोतों यानी सूक्ष्म चैनल्स में घुसने और वहां जमी रुकावटों को साफ करने की क्षमता देता है। मतलब ये सिर्फ पेट तक ही सीमित नहीं रहती। नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण, यह एक मेध्य रसायन है। मेध्य रसायन का क्या मतलब है? इसका मतलब है जो बुद्धि, स्मृति और चेतना पर काम करे। ये सिर्फ पाचन तंत्र को नहीं, बल्कि मस्तिष्क को भी साफ और पोषित करती है। ये बुद्धिमत्ता और याददाश्त को तेज करती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि इसका इतना सम्मान करते थे। तो आज हमने हरितकी की एक यात्रा की। पौराणिक कथाओं में अमृत की एक बूंद से लेकर आयुर्वेद के सबसे शक्तिशाली औषधीय स्तंभों में से एक तक, जड़ी बूटियों का राजा, माँ और अभय जैसी उपाधियां वाकई इसके गुणों को बिल्कुल सटीक रूप से दर्शाती हैं। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न ये है कि प्राचीन ग्रंथों ने हरितकी को केवल शरीर के रोगों का इलाज करने वाली औषधि के रूप में नहीं देखा। उन्होंने इसे मन और चेतना को शुद्ध करने वाले उपकरण के रूप में भी देखा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि स्वास्थ्य का असली मतलब क्या है। क्या ये केवल बीमारी की अनुपस्थिति है, या शरीर, मन और आत्मा का वो गहरा एकीकरण जिसे हरितकी जैसी जड़ी बूटियां संभव बनाती हैं?